सिस्टेमिक स्टैक में आपका स्वागत है। मेरा नाम कबीर आनंद है। हमारी सीरीज सिस्टम इंजीनियरिंग एट प्ले इन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के जरिए देखेंगे कि स्केल और रिलायबिलिटी के लिमिट्स पुश होने पर सिस्टम इंजीनियरिंग कैसे काम करती है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड कप को डिजाइन करने पर चर्चा करेंगे। ये एक सिस्टम्स एक्सरसाइज है जहां टूर्नामेंट अचानक बढ़ने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को बिना फेल हुए वो प्रेशर झेलना पड़ता है। यहाँ असली चुनौती मैचेस, वेन्यूज और फैंस के बीच बढ़ते इंजीनियरिंग प्रेशर को मैनेज करना है। आज हम सिस्टम के नजरिए से टूर्नामेंट एक्सपेंशन को समझेंगे। हम देखेंगे कि बड़े इवेंट से स्ट्रीमिंग, टिकटिंग, फैन ट्रैफिक और वेन्यू रेडीनेस पर क्या प्रेशर पड़ता है। फिर हम कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्किंग जैसी कैपेसिटी लेयर्स पर बात करेंगे। हमारा गोल इस स्केल को समझना है ताकि आप देख सकें कि बड़ा टूर्नामेंट प्रैक्टिस में एक मुश्किल सिस्टम प्रॉब्लम क्यों है। तो सिचुएशन ये है, आने वाला वर्ल्ड कप सिर्फ थोड़ा बड़ा नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में एक बहुत बड़ी छलांग है। हम 64 मैचों के फॉर्मेट से 104 मैचों पर जा रहे हैं और 32 की जगह 48 टीमें खेलेंगी। सिस्टम इंजीनियरिंग के हिसाब से ये सिर्फ सर्वर काउंट बढ़ाना नहीं है। हर एक्स्ट्रा मैच का मतलब है नया पीक ट्रैफिक विंडो और ज्यादा कॉन्करेंट टीम्स। सोचिए, जब 3 अलग देशों में एक साथ मैच होंगे तो आपको सिर्फ 3 गुना ट्रैफिक ही नहीं संभालना, बल्कि क्रॉस रीजनल डेटा सिंक्रोनाइजेशन और रियल टाइम स्टैट्स भी मैनेज करने होंगे। अगर डेटाबेस सही से पार्टीशन नहीं हुआ या सीडीएन तैयार नहीं रहा तो सिस्टम इस लोड के नीचे दब जाएगा। यही वजह है कि ये डिजाइन चैलेंज इतना क्रिटिकल है। हम एक मैनेजेबल पीक से हटकर पूरे महीने चलने वाली हाई इंटेंसिटी स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम अब तक के सबसे बड़े वर्ल्ड कप को डिजाइन करने की बात करते हैं तो असल में हम मैसिव इवेंट एक्सपेंशन का सिस्टम डिजाइन डीप डाइव कर रहे हैं। ये कोई आम स्केल टू मिलियन यूजर्स वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये स्केल टू मिलियन साइमल्टेनियसली एट द सेम सेकंड के बारे में है। फाइनल मैच के किक ऑफ के बारे में सोचिए। उस एक सेकंड में आपकी लॉगिन सर्विस, स्ट्रीमिंग मेटाडेटा एपीआई और रियल टाइम बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक जबरदस्त वर्टिकल स्पाइक आता है। अगर आप इसे स्टैंडर्ड वेब ऐप की तरह ट्रीट करेंगे तो आप पहले ही हार चुके हैं। हमें वेन्यू की फिजिकल कंस्ट्रेंट्स और ग्लोबल नेटवर्किंग की डिजिटल लिमिट्स दोनों का ध्यान रखना होगा। हम स्टेडियम के ऑन साइट हार्डवेयर और मैसिव क्लाउड बैकएंड्स के बीच बैलेंस बना रहे हैं। अगर लोकल स्टेडियम नेटवर्क फेल हुआ तो ब्रॉडकास्ट अटक सकता है, लेकिन अगर क्लाउड बैकएंड फेल हुआ तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। हमें दोनों के लिए आर्किटेक्ट करना होगा ताकि मैच काउंट बढ़ने से क्वालिटी या रिलायबिलिटी पर कोई असर ना पड़े, चाहे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो। जरा इन नंबर्स पर गौर करें, ये काफी हैरान करने वाले हैं। 64 से 104 मैच होने का मतलब है टोटल मैच लोड में 62% का इजाफा। आपके आर्किटेक्चर के लिए ये क्यों मायने रखता है? 64 मैचों में ओवरलैप कम होते हैं, पर 104 मैचों के साथ इवेंट की डेंसिटी बढ़ जाती है। आपको थंडरिंग हर्ट जैसी प्रॉब्लम्स ज्यादा मिलेंगी, जहां गोल का नोटिफिकेशन जाते ही लाखों यूजर्स ऐप पर टूट पड़ेंगे। मान लीजिए टीम ए गोल करती है और टीम बी का हाफ टाइम है, तो व्यूअर्स अचानक एक स्ट्रीम से दूसरी पर माइग्रेट करेंगे। ये 62% की बढ़त आपके लोड बैलेंसर्स को ओवरवेल्म कर सकती है। ये समझिए कि आप 30 दिनों तक लगातार स्ट्रेस टेस्ट चला रहे हैं। अगर आपके ऑटो स्किलिंग ग्रुप्स नए इंस्टेंस शुरू करने में 5 मिनट लेते हैं तो बहुत देर हो चुकी है। स्पाइक खत्म हो जाएगा और यूजर्स को सिर्फ 504 एरर्स दिखेंगे। हमें इस बढ़ी हुई एक्टिविटी के लिए पहले से तैयार रहना होगा। इस ग्रोथ को समझने के लिए प्रोएक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप सिर्फ ट्रैफिक का इंतजार नहीं कर सकते। इतने बड़े लेवल पर इवेंट्स और यूजर्स को संभालने के लिए आपको सिस्टम्स को ओवर प्रोविजन और वार्म करना होगा। जैसे आइडेंटिटी सर्विस को ही ले लीजिए। अगर 48 टीमें हैं तो 48 अलग नेशनल फैन बेसेस एक साथ लॉगिन करेंगे। अगर आपकी सर्विस नॉर्मली 1 लाख रिक्वेस्ट हैंडल करती है, लेकिन टूर्नामेंट के लिए 5 लाख चाहिए, तो आप सीपीयू यूसेज 80% होने का वेट नहीं कर सकते। आपको इंस्टेंसेस पहले से रेडी रखने होंगे। यहां हम कैशे और लोड बैलेंसर्स को प्री वॉर्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसा न करने पर कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम आती है, जहां पहली वेव ही सर्विस क्रैश कर देती है। हमें रिएक्टिव स्केलिंग के बजाय मैच शेड्यूल के हिसाब से शेड्यूल्ड हाई कैपेसिटी स्टैंड्स अपनाना होगा, ताकि यूजर एक्सपीरियंस सीमलेस रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस का असली मकसद ये पक्का करना है कि सिस्टम बिना किसी रुकावट या सर्विस डिग्रेडेशन के पूरे टूर्नामेंट की डिमांड झेल सके। ये एक सेफ्टी मार्जिन बनाने जैसा है। इसे ऐसे समझिए कि एक ब्रिज 1000 गाड़ियों के लिए बना है, पर अचानक उस पर 5000 गाड़ियां आ जाए। अगर पिलर्स मजबूत नहीं हुए तो ब्रिज गिर जाएगा। हमारे लिए ये पिलर्स डेटाबेस कनेक्शन पूल्स और मैसेज क्यू थ्रूपुट है। मान लीजिए पेनल्टी शूटआउट के दौरान सोशल इंटरैक्शन और लाइव कमेंट्री 10 गुना बढ़ जाए। अगर डेटाबेस राइट लेटेंसी बढ़ी तो फैंस के लिए पूरा यूआई फ्रीज हो सकता है। रेडीनेस का मतलब है इन सिनारियोस के लिए पहले ही लोड टेस्टिंग करना और ब्रेकिंग पॉइंट्स ढूंढना।
ये सिर्फ ज़्यादा सर्वर्स रखने के बारे में नहीं है, बल्कि सही ऑब्जर्वेबिलिटी रखने के बारे में है, ताकि सिस्टम कोलैप्स होने से पहले आप ट्रैफिक रीडायरेक्ट कर सकें या नॉन क्रिटिकल लोड कम कर सकें। जब हम स्केल की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आपको ग्रोथ के 4 मेन डायमेंशंस देखने होंगे: मैचेस और वेन्यूज, ग्लोबल फैन बेस, ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक हब एंड स्पोक मॉडल है। मैचेस हब है, लेकिन स्पोक्स ही असल में लोड दुनिया तक पहुंचाते हैं। जैसे फैंस का मतलब सिर्फ स्टेडियम की भीड़ नहीं, बल्कि स्कोर चेक करने वाले लाखों मोबाइल ऐप यूजर्स भी हैं। ब्रॉडकास्टर्स को हाई बिटरेट वीडियो फीड्स के लिए लो लेटेंसी पाथ चाहिए। अगर आप सिर्फ वेब सर्वर स्किल करेंगे और वीडियो बैंडविड्थ भूल जाएंगे तो स्ट्रीम बफर होगी। इन 4 कैटेगरीज में प्रॉब्लम को बांटना दिखाता है कि आप एक कोडर नहीं, बल्कि आर्किटेक्ट की तरह सोच रहे हैं। हर डायमेंशन की अपनी अड़चन है। फैंस के लिए आइडेंटिटी, ब्रॉडकास्टर्स के लिए लेटेंसी और वेन्यूज के लिए हार्डवेयर। पूरे टूर्नामेंट के इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए आपको इन चारों को सॉल्व करना होगा। अब मैचेस और वेन्यूज पर फोकस करते हैं। मैच काउंट बढ़ने का मतलब है ज्यादा फिजिकल कोऑर्डिनेशन और लोकलाइज्ड एज कंप्यूटिंग। हर स्टेडियम एक मिनी डेटा सेंटर जैसा है। हमें ऑन साइट हार्डवेयर रिडंडेंसी चाहिए, क्योंकि अगर क्लाउड लिंक डाउन हुआ तो वार या गोल्ड लाइन टेक्नोलॉजी रुकनी नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी रिमोट स्टेडियम में फाइबर कट जाए, तो ऐसे एज नोड्स चाहिए कि डेटा लोकली प्रोसेस करे और बाद में क्लाउड से सिंक हो। इसमें 3 लेयर्स हैं: स्टेडियम सेंसर्स, एज प्रोसेसिंग यूनिट्स और सेंट्रल क्लाउड रजिस्ट्री। ये हाइब्रिड अप्रोच सोर्स ऑफ ट्रुथ को हमेशा अवेलेबल रखती है। डिजाइन डिस्कशन में इसे डिस्कनेक्टेड ऑपरेशन हैंडल करने के तरीके के तौर पर दिखाएं। डेटा सिंक्रोनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, लेकिन रिलायबिलिटी के लिए ये ट्रेड ऑफ जरूरी है, ताकि मैच में कोई डिले ना हो। अब बात करते हैं ग्लोबल फैन बेस की। हम लाखों फैंस के लिए आइडेंटिटी, टिकटिंग और रियल टाइम इंटरेक्शन मैनेज कर रहे हैं। ये एक बड़ा स्टेट मैनेजमेंट चैलेंज है। हया कार्ड या डिजिटल आईडी को ही ले लीजिए। जब भी कोई फैन टर्न स्टाइल से निकलता है, आइडेंटिटी सर्विस पर रिक्वेस्ट जाती है। अब इसे 104 मैचों और 48 टीमों से मल्टीप्लाई करें। अगर 2 सेकंड की भी लेटेंसी हुई तो स्टेडियम गेट्स पर दंगे हो सकते हैं। हम आइडेंटिटी डेटाबेस के लिए जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रीड रेप्लिकाज यूज करते हैं, ताकि मेक्सिको सिटी के फैन को वेरिफिकेशन के लिए यूरोप के डेटा सेंटर का वेट ना करना पड़े। किक ऑफ से 1 घंटा पहले पीक लोड होता है, जब 90% लॉगिन होते हैं। अगर आपका सेशन स्टोर हाई अवेलेबिलिटी रेडिस क्लस्टर पर नहीं है तो सिस्टम फेल हो जाएगा। स्मूथ फैन एक्सपीरियंस के लिए इस ग्लोबल स्टेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगला स्केल फैक्टर ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। इसमें मीडिया राइट्स होल्डर्स के लिए हाई बिटरेट वीडियो और लो लेटेंसी एपीआई एक्सेस शामिल है। फोन पर मैच देखने वाले फैन और लाखों दर्शकों को 4K फीड देने वाले टीवी नेटवर्क की जरूरतों में बड़ा फर्क है। ब्रॉडकास्टर्स के लिए हम डेडिकेटेड फाइबर, सैटेलाइट अपलिंक्स और ऑटोमेटेड फेलोवर यूज करते हैं। डिजिटल ऐप्स के लिए सब कुछ सीडीएन पर निर्भर है। गोल होते ही एपीआई को मिली सेकेंड्स में ग्लोबल एज लोकेशंस पर अपडेट होना चाहिए। अगर ब्रॉडकास्टर का एपीआई फेल हुआ तो गलत स्कोर या मिस हुए हाईलाइट से भारी फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। हम 2 टियर अप्रोच अपनाते हैं: प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर्स के लिए हाई अवेलेबिलिटी पाथ और कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग स्केलेबल पाथ। ये आइसोलेशन सुनिश्चित करता है कि ऐप ट्रैफिक बढ़ने से ब्रॉडकास्ट फीड की बैंडविड्थ पर असर ना पड़े। डिमांड फोरकास्टिंग में हम गैस वर्क छोड़कर इंजीनियरिंग पर फोकस करते हैं। हम पुराने ट्रैफिक और 104 मैचों जैसे नए वेरिएबल्स के आधार पर पीक लोड प्रेडिक्ट करते हैं। डिमांड कोई फ्लैट लाइन नहीं, बल्कि बड़े स्पाइक्स की सीरीज है। ओपनिंग या फाइनल में लोड एवरेज से 50 गुना ज्यादा हो सकता है। हम पुराने डेटा, रजिस्टर्ड फैंस और टीमों की पॉपुलैरिटी जैसे पॉइंट्स देखते हैं। बड़े देशों के मैच में ट्रैफिक ज्यादा होगा। इसी कर्व से हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज कब स्केल करने हैं। याद रहे, फोरकास्टिंग सिर्फ सर्वर्स के लिए नहीं है, ये पेमेंट गेटवे जैसे बाहरी डिपेंडेंसी समेत पूरे स्टैक को वार्म करने के बारे में है, ताकि वे सर्च के लिए पहले से तैयार रहें। कैपेसिटी प्लानिंग में हम 4 लेयर्स देखते हैं: कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग और ह्यूमन स्टाफिंग। अगर नेटवर्क सैचुरेटेड है या डेटाबेस आईऑप्स हैंडल नहीं कर पा रहा तो सिर्फ सीपीयू बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। स्टोरेज को ही देख लीजिए। आप भारी मात्रा में हाई रेस फुटेज और लॉग्स कैप्चर कर रहे हैं। अगर स्टोरेज लेयर डेटा तेजी से इंजेस्ट नहीं कर पाई तो टेलीमेट्री लॉस होगा, जिससे ट्रबल शूटिंग नामुमकिन हो जाएगी। नेटवर्किंग भी एक बॉटलनेक है। ग्लोबल लेवल पर वीडियो पुश करने के लिए पर्याप्त ईग्रेस कैपेसिटी चाहिए। और इंसानी पहलू को ना भूले, हमें ऐसी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीमें चाहिए जो सेकंड्स में रिएक्ट कर सके। ये चारों लेयर्स आपस में जुड़ी हैं। बेहतर नेटवर्किंग के लिए ज्यादा कंप्यूट चाहिए, जिससे ज्यादा डेटा जनरेट होगा और उसे मॉनिटर करने के लिए ज्यादा लोग लगेंगे। एक सही जवाब में इन चारों का जिक्र होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सर्वर की बात करते हैं तो आप उस बड़े सिस्टम को मिस कर रहे हैं जो एक्सट्रीम प्रेशर में काम करता है।
कंप्यूट और स्टोरेज की गहराई में चलें तो हम भारी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स के लिए हॉरिजॉन्टल इंस्टेंसेस स्केल कर रहे हैं। यहाँ हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर छोड़कर माइक्रो सर्विसेज अपनाते हैं ताकि टिकटिंग सर्विस और मैच स्टैट्स अलग अलग स्केल हो सके। स्टोरेज के लिए टिकट्स हेतु रिलेशनल डीबीज और मीडिया एसेट्स हेतु ब्लॉब स्टोरेज का मिक्स इस्तेमाल होता है। सोचिए, जब 10 लाख लोग एक साथ टिकट खरीदें तो डीबी क्रैश होने से बचाने और ओवरसेलिंग रोकने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर या क्यूइंग जरूरी है। हम 5 पैनल्स यूज करेंगे। लो लेटेंसी के लिए एज कंप्यूट, हेवी प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड, एसिड कंप्लायंस हेतु रिलेशनल डीबीज, मेटा डेटा के लिए नोसीक्वल और वीडियो फाइल्स हेतु ब्लॉब स्टोरेज। याद रखें, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बढ़िया है पर स्टोरेज लेयर स्केल करना सबसे मुश्किल है। आपको डेटाबेस शार्डिंग पर बात करनी होगी ताकि कोई एक राइट हेवी टेबल ग्लोबल बॉटलनेक ना बन जाए। अब नेटवर्किंग और स्टाफिंग के बीच के अंतर को समझते हैं। ये ऑपरेशनल कैपेसिटी के 2 पहलू हैं। नेटवर्किंग से बैंडविड्थ मिलती है और स्टाफिंग ये पक्का करती है कि कुछ खराब होने पर उसे ठीक करने के लिए कोई मौजूद हो। नेटवर्किंग के लिए हम मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं ताकि अगर एक AWS या Azure रीजन डाउन हो जाए तो भी टूर्नामेंट चलता रहे। स्टाफिंग के लिए हम फॉलो द सन सपोर्ट की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप ग्लोबल है, इसलिए हर टाइम जोन में इंजीनियर्स का तैयार रहना जरूरी है। जैसे अगर न्यूयॉर्क के मैच के दौरान टोक्यो के फैंस को नेटवर्क इशू आए तो वहां लोकल ISP रूटिंग चेक करने के लिए टीम चाहिए। इसे ऑटोमेटेड रिकवरी और मैनुअल इंटरवेंशन के बीच का ट्रेड ऑफ मानिए। सिस्टम भले ही ऑटो हील हो जाए पर BGP रूटिंग एरर जैसी मुश्किलों के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए ही। 1 महीने लंबे इवेंट के लिए आपको टेक्निकल और ऑपरेशनल दोनों थ्रूपुट प्लान करने होंगे। ऑपरेशनल चैलेंजेस अक्सर सैचुरेशन मैनेज करने से जुड़े होते हैं। सैचुरेशन वो पॉइंट है जहां सिस्टम सिर्फ स्लो नहीं होता बल्कि काम करना बंद कर देता है। इसे फनल इफेक्ट समझिए। मान लो 10 लाख रिक्वेस्ट आ रही हैं लेकिन ऑथेंटिकेशन सर्विस सिर्फ 10,000 ही संभाल सकती है, तो बाकी सब बेकार हैं। हम 3 मेन पॉइंट्स देखते हैं: CPU, मेमोरी और IO। जैसे अगर लॉगिंग सर्विस सैचुरेट हो जाए तो वो मेन ऐप थ्रेड्स को ब्लॉक कर सकती है जिससे पूरा ऐप हैंग हो जाता है। इसीलिए हम एसिंक्रोनस लॉगिंग और बैक प्रेशर यूज करते हैं। इन बॉटलनेक्स को पहचानना जरूरी है। एक सिनारियो लें, गोल स्कोर हुआ, सबने ऐप रिफ्रेश किया और डेटाबेस मैक्स कनेक्शंस लिमिट पर पहुंच गया। ये सैचुरेशन पॉइंट है। इन्हें पहले पहचानकर आप सर्किट ब्रेकर्स लगा सकते हैं ताकि ऐप क्रैश होने के बजाय पुराना कैश्ड स्कोर दिखा सके। किसी भी बड़े सिस्टम में रिसोर्स बॉटलनेक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम उन सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर की बात कर रहे हैं जो लीनियर स्केलेबिलिटी को रोकते हैं। आप चाहे जितने वेब सर्वर्स जोड़ लें, अगर राइट्स के लिए सब एक ही प्राइमरी डेटाबेस पर निर्भर हैं तो वही आपका बॉटलनेक है। जैसे लाइव कमेंट्री सर्विस में अगर हर अपडेट एक ही ग्लोबल मास्टर डीबी से होकर जाए तो लेटेंसी की वजह से रियल टाइम फील खत्म हो जाएगी। इसे सुलझाने के लिए हम CQRS जैसे आर्किटेक्चरल पैटर्न्स यूज करते हैं। हम राइट्स एक जगह भेजते हैं और फैंस के लिए रीड रेप्लिकास का बेड़ा खड़ा कर देते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पर ध्यान देने का मतलब है ब्लास्ट रेडियस के बारे में सोचना। अगर वो एक कंपोनेंट फेल हुआ तो क्या होगा? सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर एंगेजमेंट सर्विस जैसे पोल्स डाउन भी हो जाए तो कोर मैच ब्रॉडकास्ट और स्कोर सर्विसेज चलती रहें। इसी तरह एक रेजिलिएंट और वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सैचुरेशन वो पॉइंट है जहां रिसोर्सेज बढ़ाने से परफॉर्मेंस सुधरना बंद हो जाती है। परफॉर्मेंस कर्व में एक नी आता है। अगर आप क्लस्टर में नोड्स जोड़ते रहें तो गॉसिप प्रोटोकॉल या सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड काम से ज्यादा CPU खा जाता है। जैसे रेडिस या मेमकास्ट में ज्यादा नोड्स रिस्पॉन्स टाइम स्लो कर देते हैं। आप इन्फिनिटी तक स्केल नहीं कर सकते। आपको ऑप्टिमल साइज ढूंढकर क्लस्टर्स को शार्ड या फेडरेट करना होगा। इससे ओवरहेड कम रहता है और ग्लोबल फेलियर नहीं होता। फेलियर रिस्क असली हैं और गलत कैलकुलेशन का मतलब है पूरा सिस्टम कोलैप्स होना। डिमांड को कम आंकना या रिकवरी स्पीड को बढ़ा चढ़ाकर देखना डिजास्टर का नुस्खा है। इसे एक जिगजैग फ्लो की तरह समझें। एक छोटी गलती बड़ी तबाही लाती है। मान लीजिए आपके CDN में अपडेट डिले हुआ, यूजर्स बार बार रिफ्रेश करने लगे। ये रिट्राई स्टॉर्म आपके ओरिजिन सर्वर्स पर पड़ा जो इतने लोड के लिए तैयार नहीं थे। सर्वर्स क्रैश हुए और टोटल आउटेज हो गया। यहीं एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और जिटर काम आते हैं। रिट्राई लॉजिक में थोड़ी रैंडमनेस डालकर आप सबको एक ही मिलीसेकंड में सर्वर हिट करने से रोकते हैं। इन पैटर्न्स को ना समझना ही कैस्केडिंग फेलियर्स की वजह है। एक अच्छा डिजाइनर सिर्फ सक्सेस ही नहीं बल्कि भारी लोड में फेलियर के वक्त सिस्टम के बर्ताव को भी प्लान करता है। असली खतरा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल डिमांड के बीच का गैप है। 104 मैचेस की कॉम्प्लेक्सिटी में अक्सर छिपे हुए बॉटलनेक सामने आते हैं। इसे हम कॉम्प्लेक्सिटी और डिमांड गैप कहते हैं। मान लीजिए आपने 10 मिलियन यूजर्स के लिए लोड टेस्टिंग की, पर यह नहीं सोचा कि नए फीचर्स की वजह से यूजर्स ऐप पर 3 गुना ज्यादा समय बिताएंगे। ये एक्स्ट्रा ड्वेल टाइम कनेक्शंस को खुला रखता है, जिससे लोड बैलेंसर की मेमोरी सैचुरेट हो जाती है। सिंथेटिक लोड टेस्ट और रियल वर्ल्ड बिहेवियर में यही फर्क है।
इसलिए कैनरी डिप्लॉयमेंट्स और फीचर फ्लैग्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर सिस्टम स्ट्रगल करे तो फीचर फ्लैग से हाई बैंडविड्थ वाले नॉन एसेंशियल फीचर्स जैसे हाई रेज अवतार या चैट को बंद कर दें। पीक डिमांड के दौरान कोर मैच व्यूइंग एक्सपीरियंस को बचाने के लिए ऐसे किल स्विचेस तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा इंजीनियरिंग फोकस प्रीएम्प्टिव स्केलिंग पर होना चाहिए। इसका मतलब है डिमांड आने से काफ़ी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल करना, ताकि सिस्टम वार्म और वैलिडेटेड रहे। किक ऑफ के समय थंडरिंग हर्ड के बारे में सोचें। अगर आप ट्रैफिक स्पाइक का इंतजार करेंगे तो नए इंस्टेंट्स तुरंत ओवरवेल्म हो जाएंगे और हेल्थ चेक फेल होंगे। हम मैच से घंटों पहले कैपेसिटी बढ़ाकर और हार्ट बीट ट्रैफिक चलाकर सिस्टम वार्म करते हैं। इससे कैशे पॉपुलेट हो जाते हैं और कनेक्शंस बन जाते हैं। जैसे हम दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स दुनिया भर के एज कैशे में प्रीलोड कर सकते हैं। इससे सिर्फ ऑटो स्केलिंग नहीं बल्कि कैपेसिटी शेड्यूलिंग कहें। आपको पता है मैच कब है, तो उस शेड्यूल से इंफ्रास्ट्रक्चर चलाएं। ये प्रोएक्टिव अप्रोच लैग और अनिश्चितता खत्म कर ग्लोबल ऑडियंस के लिए स्टेबल एनवायरनमेंट देती है। इस प्रॉब्लम को ऐसे फ्रेम करें, अगर टूर्नामेंट 62% बड़ा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स कैसे एस्टिमेट करेंगे? सिर्फ 1.62 से मल्टीप्लाई करना गलत होगा। एक स्मार्ट इंजीनियर जानता है कि कुछ चीज़ें लीनियरली स्केल होती हैं पर कुछ एक्सपोनेंशियल। जैसे मैचेस 62% बढ़ेंगे लेकिन कॉन्करेंट मैच कॉम्बिनेशंस और ट्रैफिक स्पाइक्स कहीं ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको पीक कॉन्करेंसी, डेटा वॉल्यूम और जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा। अगर ज़्यादा शहरों में मैचेस हैं तो एच फुटप्रिंट 62% से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मेंशन करें कि आप परसेंटाइल बेस्ड प्लानिंग यूज़ करेंगे, पिछले टूर्नामेंट के 99th परसेंटाइल ट्रैफिक में बड़ा बफर जोड़कर। इससे पता चलता है कि एवरेज लोड मिसलीडिंग है और हम हमेशा बिगेस्ट मोमेंट्स के एक्सट्रीम पीक्स के लिए डिजाइन करते हैं। तो हमने 64 से 104 मैचेस तक स्केल करने के बड़े इंजीनियरिंग चैलेंज को समझा। जब लोड 62% बढ़ रहा हो तो आपका मेंटल मॉडल 3 पिलर्स पर होना चाहिए: वेन्यूज, फैंस और डिजिटल डिलीवरी। हमने देखा कि कैसे लोकलाइज्ड एज कंप्यूटिंग फिजिकल वेन्यू की जरूरतें संभालती है और ग्लोबल आइडेंटिटी सिस्टम्स लाखों कॉन्करेंट फैंस को मैनेज करते हैं। डिजाइन के नजरिए से ये सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में नहीं है, आपको ये बताना होगा कि आप हाई बिटरेट वीडियो और लो लेटेंसी एपीआईज के लिए मल्टीपल टाइम जोन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रीएम्प्टिवली कैसे स्केल करेंगे। मकसद है बॉटलनेक्स को पहले ही पहचानना। इन स्केल फैक्टर्स को जल्दी समझकर आप दुनिया के सबसे बड़े स्टेज के लिए सिस्टम तैयार करते हैं। ये एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन इवेंट ड्रिवन कैपेसिटी प्लानिंग का असली सार यही है। दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए स्केलिंग पर हमारा डीप डाइव यहीं खत्म होता है। जब लोड में 62% का उछाल आए तो सिर्फ नए बॉक्सेस जोड़ने की बात ना करें, आपको 3 चीजें समझानी होंगी: पीक डिमांड का फोरकास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स और 104 हाई स्टेक्स मैचों के लिए प्रीएम्प्टिव स्केलिंग की अहमियत। ये दिखाना जरूरी है कि आप उस टिपिंग पॉइंट को पहचानते हैं जहां कॉम्प्लेक्सिटी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये पसंद आया तो इंजीनियरिंग ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करें और कोर्स डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स को बेहतर बनाते रहें। आपकी तैयारी के लिए गुड लक।